नमस्कार। आप हमेशा की तरह देख रहे हैं बियॉन्ड बॉर्डर्स और मैं हूं अनुज। आज मोहम्मद यूनुस के बांग्लादेश पर बात करने का मन हुआ। बावजूद कि ढाका समर्थकों की भीड़ इसे भी बांग्लादेश पर बने पिछले कुछ वीडियोज की तरह डाउन करने के प्रयास में रहेगी। मैं उनकी चिंता को समझ सकता हूं, लेकिन बांग्लादेश की तस्वीर अब इतनी साफ हो चुकी है कि यह वीडियो बनाना जरूरी लगा तो बना रहा हूं। 1 अगस्त से बांग्लादेश पर कयामत की आग बरसेगी। बांग्लादेशी अल्पसंख्यकों का सबसे बुरा दिन वहां नजर आ सकता है 1 अगस्त के बाद। सच तो सच होता है ना। इसे बांग्लादेश समेत हमारे यहां मौजूद ढाका समर्थकों को भी बायस फ्री होकर जरूर देखना चाहिए इस वीडियो को। बाकी बियॉन्ड बॉर्डर्स को हमेशा प्यार देने वाले तो अंत तक देखेंगे ही और अपनी जरूरी राय भी हमें बताएंगे। दोस्तों, बांग्लादेश का फाइनल काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इतनी गजब की छटपटाहट है ढाका में कि क्या ही बताएं। सत्यजीत रे, जिनकी भारतीय सिनेमा के युग पुरुषों में गिनती होती है, अभी खबर आई कि बांग्लादेश में उनके पैतृक आवास को कठमुल्लों ने ढहा दिया। उम्मीद ही क्या की जा सकती है। कठमुल्ले अगर पाकिस्तानी तुर्कों से बांग्लादेश को आजादी दिलाने वाले बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की प्रतिमा और उनके घर को ढहा सकते हैं, तो काफिर सत्यजीत रे कौन सी बड़ी तोप है। भले ही सत्यजीत रे अपनी समाजवादी अप्रोच वाली वैश्विक सिनेमा के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। सत्यजीत रे ने पाथेर पांचाली, अपराजितो, जलसाघर, अपूर संसार, देवी जैसी दर्जनों फिल्मों का निर्देशन किया, जिनकी गिनती विश्व के क्लासिक सिनेमा में की जाती है। आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन बंगाल सिनेमा कला साहित्य की जो दर्जनों हस्तियां हैं, बंगाली हस्तियां, उनकी मातृभूमि कभी आज के बांग्लादेश में ही हुआ करती थी, शामिल रविंद्रनाथ टैगोर। सत्यजीत रे का घर ढहाए जाने का मामला दुनिया की सुर्खियों में आया तो बांग्लादेश की सरकार की तरफ से सफाई आई है कि सत्यजीत रे के घर को ढहाया नहीं गया, वह पूरी तरह से सुरक्षित है। लेकिन आज के बियॉन्ड बॉर्डर्स के एपिसोड में हम बात करेंगे कि आखिर ये सब बांग्लादेश में हो क्यों रहा और इसके पीछे की वजहें क्या है। वो वजहें जो महीनों से तमाम समाचार माध्यमों के जरिए हमारे आपके पास लगातार पहुंच रही। यह एक तरह से पिछले साल शेख हसीना का तख्ता पलट करके मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बांग्लादेश जिस रास्ते पर निकला था, उस फिल्म का क्लाइमेक्स भी है। बांग्लादेश का क्लाइमेक्स भी है। यहां से बांग्लादेश की बर्बादी की तस्वीर दोस्तों पूरी तरह से साफ है। बस एक सवाल बाकी रह गया कि बांग्लादेश का आखिर होगा क्या। बांग्लादेश को कौन सा खौफनाक अंजाम मिलेगा। अब देखिए, अमेरिकी डीप स्टेट ने पिछले साल जिस मकसद से शेख हसीना का तख्ता पलट किया था, उसमें यूनुस कामयाब नहीं हो पाया। वो मकसद कामयाब नहीं हुआ। तख्ता पलट इसलिए किया गया था कि बांग्लादेश में डीप स्टेट के इशारों पर नाचने वाली एक सरकार हो, केयर टेकर सरकार हो, एक ऐसी सरकार हो जो डीप स्टेट के इशारों पर वह सब कुछ करे जो यहां अमेरिका की साम्राज्यवादी नीतियों को मजबूत करते हो और अमेरिका को भू राजनीतिक बढ़त दिलाते हो। किस फ्रंट पर? भारत के फ्रंट पर नॉर्थ ईस्ट में, चीन के फ्रंट पर म्यांमार में। कुल मिलाकर म्यांमार से भारत के नॉर्थ ईस्ट तक फैले मुस्लिम और ईसाई इलाकों में अनरेस्ट को बढ़ाकर निर्णायक विद्रोह की जमीन तैयार करना, ईसाई देश बनाने की योजना, या फिर रोहिंग्या असंतोष का इस्तेमाल करके एक मुस्लिम देश बनाना। तो मोहम्मद यूनुस ने भारत विरोध के रथ पर सवार होकर डीप स्टेट की योजनाओं के तहत कट्टरपंथी जमात का समर्थन हासिल कर सत्ता तो पा लिया यूनुस ने, मगर वह चाह कर भी अपनी योजनाओं पर काम नहीं कर सका जो असल में डीप स्टेट अमेरिका उससे चाहता था। चूंकि वह काम नहीं कर पा रहा था तो उसे बांग्लादेश में खुद का औचित्य बनाए रखने के लिए जनता के समर्थन की दरकार थी। तो यूनुस ने इस चीज को हिंदुओं और बौद्धों के भयावह उत्पीड़न और भारत विरोध की मुहिम से साधा। इस मुहिम के तहत कैसे भारत से संबंध बिगाड़कर बांग्लादेश
सड़क पर आ चुका है। यूनुस और बांग्लादेश की महीनों से दिख रही वह कहानी फिर से दोहराने की जरूरत नहीं। यूनुस जिस खाई की तरफ बांग्लादेश को लेकर निकला था, उस रास्ते पर वह बहुत आगे जा चुका है। अब वहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है दोस्तों। आज की तारीख में बांग्लादेश के पास ना तो रोटी है, ना ही रोजगार है, और ना ही भविष्य है, और भविष्य का कोई भरोसा भी नहीं है। जिहाद में जुटे बांग्लादेशी मुसलमानों को भी अब तक यही लगा था कि यह तो हमारे मन का कर रहा, यूनुस हमारे मन का कर रहा, लेकिन यूनुस की योजनाएं दूसरी थी। उसका मकसद वह नहीं था जो भारत विरोध और हिंदू घृणा में बांग्लादेश की कट्टरपंथी जमात सोच रही थी। यूनुस का मकसद था डीप स्टेट के हित में बांग्लादेश को चौराहे पर खड़ा करके बेच देना। यूनुस का असली मकसद बांग्लादेशियों को तब पता चला जब अमेरिकी फोर्स ढाका से कॉक्स बाजार तक घूमने लगी। म्यांमार में जुंटा सरकार के खिलाफ विद्रोहियों ने रखाइन पर नियंत्रण कर लिया, और चीजें तब सामने आई जब यूएन की आड़ में अमेरिका यहां एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनाना चाहता था। उसका वह मकसद सामने आया, यानी एक हमेशा हमेशा के लिए संघर्ष, और उस संघर्ष को हमेशा हमेशा जिंदा रखने के लिए हमेशा हमेशा अमेरिकी मदद पहुंचाने का रास्ता। बिल्कुल वैसा ही कॉरिडोर जैसे अमेरिका और उसकी सहयोगी ताकतों ने गाजा के लिए बनाकर रखा है, जो पिछले कई सालों से हमास जैसे संगठनों को जिंदा किए हुए है, और जिसकी वजह से अमेरिका और सहयोगी ताकतें उसकी समूचे मिडिल ईस्ट की भू राजनीति का अपने हितों के लिए इस्तेमाल करती। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि यूनुस की केयर टेकर सरकार ने पिछले दिनों चुपके से कॉरिडोर का कैसे फैसला ले लिया। लेकिन जब यह फैसला सामने आया, आपने यह भी देखा होगा कि बांग्लादेशी सेना का एक मजबूत धड़ा, जिसे यूनुस से कोई मोहब्बत नहीं है, उसने विरोध शुरू कर दिया। उन राजनीतिक ताकतों ने भी विरोध शुरू कर दिया जिन्होंने क्रांति के भ्रम में शेख हसीना को हटाने में मोहम्मद यूनुस की मदद की थी। लेकिन बाद में उन राजनीतिक दलों को पता चला कि यह सब तो असल में मोहम्मद यूनुस का बांग्लादेश की सत्ता पर, ढाका पर कंट्रोल बनाने का एक एजेंडा भर था। कॉरिडोर का भारी विरोध हुआ बांग्लादेश में, आपने देखा होगा कैसे विरोध हुआ, और मोहम्मद यूनुस की केयर टेकर सरकार को आगे आकर सफाई देनी पड़ी। चूंकि कॉरिडोर नहीं बन पाया, अमेरिकी योजनाओं के सामने बाधा आ गई, तो अब देखिए कि अमेरिका ने क्या किया। अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारकर घायल हो चुके बांग्लादेश की गर्दन को डोनाल्ड ट्रंप ने दबोच लिया, मरोड़ दिया। आप कहेंगे कैसे? 1 अगस्त से बांग्लादेश पर 35% टैरिफ लग रहा, यानी जो भी सामान बांग्लादेश से अमेरिका जाएगा उस पे बांग्लादेश को 35% आयात शुल्क देना होगा। यह अमेरिका का गुंडा टैक्स है। गुंडा टैक्स इसलिए कह रहा हूं कि अमेरिका को लगता है कि पूरी दुनिया अमेरिका जैसी साधन संपन्न है, और पूरी दुनिया के लोग अमेरिकियों जैसे ही हैं। कूटनीति की भाषा में अमेरिका अपने इसी गुंडा टैक्स को आजकल टैरिफ कह रहा। खैर, अब बांग्लादेश से अमेरिका जाता क्या है वह भी समझ लीजिए। बांग्लादेश अमेरिका को कोई हीरा, सोना, तेल नहीं बेचता, कारें, चिप या सेमीकंडक्टर नहीं बेचता, सॉफ्टवेयर नहीं देता, ऑटो पार्ट्स नहीं देता, लिथियम वगैरह नहीं देता। बांग्लादेश अमेरिका को रेडीमेड कपड़े देता है, बने बनाए कपड़े। अमेरिकी कपड़ों के जो टॉप ब्रांड हैं वो बांग्लादेश में ही तैयार होते हैं। दोस्तों, बांग्लादेश के कुल निर्यात में 80% कपड़े ही हैं, और यह ज्यादातर अमेरिका में ही जाता है। इसी रेडीमेड इंडस्ट्री की वजह से बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था चलती है, और बांग्लादेश में करोड़ों करोड़ लोगों को रोजगार मिलता है, उनके घरों में चूल्हा जलता है। यूनुस ने डीप स्टेट का काम पूरा नहीं किया जो उसे सौंपा गया था, तो उसे अब टैरिफ के रूप में 35% टैरिफ के रूप में गुंडा टैक्स भरना पड़ रहा। भारत ने पहले ही बांग्लादेश को मिलने वाली कई रियायतें बंद कर दी। भारत ना तो बांग्लादेश को अपना रास्ता दे रहा, ना ही कच्चे माल, ना ही उधार की बिजली। उल्टे भारत ने बांग्लादेश में काम करने वाली कई अमेरिकी कंपनियों को भी तोड़ लिया, उनके ऑर्डर ले लिया। दूसरा,
क्रांति के नाम पर बांग्लादेश में जो कुछ हुआ उसकी वजह से अब तक ना जाने कितनी कंपनियां बांग्लादेश में बंद हो चुकी हैं या फिर बंद पड़ी हैं। ना कच्चा माल है और ना ही लोगों के पास काम। कम मात्रा में कंपनियों में प्रोडक्शन हो रहा, ऑर्डर पूरे नहीं हो रहे हैं, भारी गरीबी और भुखमरी की हालत वहां पर आम है। अब 35% टैरिफ की वजह से लागत और बेतहाशा बढ़ जानी है, यानी रेडीमेड कपड़ों के जिस उद्योग की वजह से बांग्लादेश दुनिया में किंग बना हुआ था, आज उसी वजह से भिखारी बनने की कगार पर खड़ा है और बिल्कुल खाई में कूदने के लिए खड़ा है। विशेषज्ञ इसे ऐसे समझा रहे हैं कि बांग्लादेश पोलो की एक शर्ट पहले $10 में बनाकर अमेरिका भेजता था। अमेरिकी खरीदार इसे $11 में खरीदते थे। 35% टैरिफ के बाद जो 1 अगस्त से लग जाएगा, वही शर्ट अमेरिका में $15 से ज्यादा में बिकेगी, यानी पोलो के शर्ट की कीमत अमेरिका में 51% बढ़ जाएगी। कपड़ों के मामले में वियतनाम बांग्लादेश का प्रतिद्वंदी है। वियतनाम पर अमेरिका ने 20% टैरिफ लगाया है, यानी बांग्लादेश की तुलना में वियतनाम को 15% कम टैक्स देना होगा। उसके कपड़े सस्ते होंगे अमेरिका में, यानी बांग्लादेश का बचा खुचा कपड़ों का बाजार अमेरिका में ढह जाएगा। बाकी इसमें भारत के अवरोधों की वजह से जो कीमत उसकी बढ़ गई है, अगर उसे जोड़े तो यह और भयावह नजर आता है। आप बांग्लादेश के भविष्य का अंदाजा लगा सकते हैं, जिसका 80% निर्यात सिर्फ रेडीमेड कपड़ों पर ही टिका है। उसका भविष्य क्या होगा, आप इस चीज से समझ सकते हैं। यूनुस बांग्लादेश के अंजाम को लेकर बुरी तरह डरा हुआ है, स्वाभाविक है। विदेशी मुद्रा भंडार बांग्लादेश में खाने की जरूरतों को पूरा करने के लिए भी पर्याप्त साबित नहीं हो रही। भुखमरी एक संकट के रूप में सामने आ रहा तो यूनुस भारत से गिड़गिड़ा रहा, किसी तरह भारत से रहम की भीख मांग रहा। और इसी दिशा में अभी हाल ही में यूनुस ने आम डिप्लोमेसी करने की कोशिश की, मैंगो डिप्लोमेसी। प्रधानमंत्री मोदी और भारत के तमाम मंत्रियों, दूतावास वगैरह के अफसरों को बांग्लादेश के आम की खास वैरायटी हरिभंगा भेजी गई। बांग्लादेश का आम भी अभी तक हरिभंगा है, अब्दुल भंगा नहीं हुआ। लेकिन भारत का दिल आम डिप्लोमेसी, मैंगो डिप्लोमेसी से भी नहीं पसीज रहा। बांग्लादेश में जिस तरह के हालात हैं, ऐसे हालात किसी भी देश को सीधे सीधे अराजकता की अंधी सुरंग में लेकर जाते हैं। यानी सड़कों पर सरकार के खिलाफ दंगे फसाद, देश का विभाजन, और इन चीजों से बचने का जो तरीका बांग्लादेश के पास अब उपलब्ध है, वह भी उसे बर्बादी की तरफ ही लेकर जाएगा, बचाएगा नहीं। एक तरीका तो यही है कि आप सवालों से ध्यान भटका दो, जो जरूरी सवाल हैं जमीन के। यूनुस ने हिंदुओं पर निशाना बना के यह तरीका पहले ही आजमा लिया है। और दूसरा तरीका यह है कि आप पड़ोस में जंग कर लो, जैसे पाकिस्तान करता है। वह जब भी टूटने की कगार पर खड़ा होता है, टूटने की हद तक पहुंचता है, भारत से जंग करके, मारपीट खाके, गाजी बन के खुद को बचा ले जाता है। कैसे अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में जो कुछ चल रहा है, जश्न वगैरह का माहौल, उससे आप समझ सकते हैं। तो बांग्लादेश पड़ोस में जंग भी कर सकता है, इस दिशा में उसकी तैयारियां भी हैं। बांग्लादेश ने तुर्की से वही ड्रोन खरीदे हैं, चीन से वही हथियार खरीदे हैं, जिन ड्रोन्स और हथियारों की टेस्टिंग ऑपरेशन सिंदूर में हो चुकी है। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद बांग्लादेश ने ब्रिटेन से एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने के लिए भी बातचीत की है, यानी वह जंग की तैयारी कर रहा। म्यांमार का मुझे नहीं पता, लेकिन अगर यूनुस की इच्छा भारत से जंग की है तो वह उसका आखिरी स्टंट होगा। दोस्तों, कई लोग जंग हारने के लिए भी जंग लड़ते हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश उन्हीं देशों में से है जो जंग हारने के लिए जंग लड़ते हैं। तो बांग्लादेश जिस तरह की स्थितियों में आज की तारीख में फंस चुका है, वह ऐसा कर भी सकता है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले सांगठनिक योजनाबद्ध तरीके से बढ़ने वाले हैं आने वाले दिनों में, तय मानिए। दुर्गा पूजा नजदीक है। बाकी भारत की सेना पूरी तरह से बांग्लादेश के मोर्चे पर तैयार बैठी है। बांग्लादेश को टूटना है
वह चाहे अपनी आंतरिक वजहों से टूट जाए या फिर भारत से जंग लड़के टूटे। म्यांमार से भी जंग में उसके टूटने का ही खतरा है। जिस रास्ते यूनुस निकला था बांग्लादेश को लेके, अब उसके लिए यही दो रास्ते बचे। देखते हैं बांग्लादेश कौन सा रास्ता चुनता है। बाकी समय नजदीक है और यह बांग्लादेश के फिल्म का क्लाइमैक्स चल रहा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। फिर किसी नए विषय के साथ मुलाकात होगी। आपने इतना वक्त दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।